आप ऐसा एक्स्ट्रा करेंगे जिससे कि पिछले वर्ष से आपको बेहतर उत्पादन मिले आपके धान की खेती में। अगर आपने सिर्फ जड़ सड़न को बचा लिया तो वह आपको 30 क्विंटल तक आराम से पहुंचा सकता है पर एकड़ किसान भाइयों। ये तो नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं फार्मर मोटिवेशनल में। तो किसान भाइयों, जैसा कि अब खरीफ का सीज़न आ चुका है जिसमें धान एक प्रमुख फसल है जिसकी खेती ज़्यादातर किसान करते ही हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप धान की खेती में किस तरह धान की खेती करके एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं ताकि आपको पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर अच्छे वीडियो का इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इनका लाभ लें। अब चलिए बिना देर किए हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमारा आज का टॉपिक है धान की खेती का सक्सेस मंत्र। धान की खेती का सक्सेस मंत्र। तो किसान भाइयों, धान की खेती में हर कौन से विशेष बातों का ध्यान रखें कि और उसमें पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो जैसे किसान भाइयों, अगर हम किसी भी खेती को करते हैं तो उसमें सक्सेस होने का हम दो ही पैमाना मापते हैं। तो पहला जो हमारा पैमाना होता है सक्सेस पैमाना, सक्सेस पैमाना। तो पहला हम ये देखते हैं उच्च उत्पादन क्षमता, उच्च उत्पादन क्षमता। और दूसरा होता है बेहतर मार्केट प्राइस, बेहतर मार्केट प्राइस। ये दो चीज़ें होती हैं अगर हम किसी भी खेती को कर रहे हैं तो उसमें हमको अगर सफल होना है तो इन दो टॉपिक पे हमको ध्यान रखते हुए उस खेती को करना है और आगे का उस खेती का पूरा आपका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन करना है ताकि इन दो पॉइंट पे हम आगे चल के खरे उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों। तो बेहतर मार्केट प्राइस अगर हम इसका देखें तो किसान भाइयों, हमारे धान का तो बेहतर आपको मार्केट प्राइस एमएसपी पे ही मिलती है, वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ कहना चाहिए मूल्य मिलेगा और वैसे ओपन मार्केट की अपेक्षा। अब हम आज ये हमारा जो पहला पॉइंट है उच्च उत्पादन क्षमता, उच्च उत्पादन क्षमता। इस पे हम बात करते हैं कि पर एकड़ हम किस तरह से ये बेहतर मैनेजमेंट करें, कौन कौन से विशेष बातों का ध्यान रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन क्षमता ले सकते हैं। तो धान की खेती का हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं किसान भाइयों, तो धान की खेती के तरीके में ही, तो धान की खेती में रोपाई विधि वर्सेस डायरेक्ट सीडिंग, डायरेक्ट सीडिंग। तो इन दोनों में से किसान भाइयों, हम जब भी धान की खेती करते हैं या तो हम डायरेक्ट सीधी बिजाई करते हैं या फिर पहले हम उसकी नर्सरी तैयार करके फिर उसको हम खेत को मचा के उसमें और फिर उसमें पौधे का ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी विधि बेहतर है, आपको आगे जाके कौन सी विधि से अगर हम खेती करते हैं तो ज़्यादा उत्पादन देगी। तो किसान भाइयों, अगर आप रोपाई विधि वर्सेस डायरेक्ट सीडिंग का देखें तो अगर डायरेक्ट सीडिंग आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से कर रहे हैं, जिसे हम छिड़कावा विधि कहते हैं, जिससे हम हाथ से
खेतों में बीजों को बिखेर देते हैं, तो उसमें तो आपको उतना उत्पादन क्षमता नहीं मिल सकता है रोपाई विधि के अपेक्षा। लेकिन हाँ, ये है कि आपका जो रोपाई विधि होता है, इस विधि में खर्चे थोड़ी ज़्यादा आते हैं आपके रोपाई करने के, और इसमें क्या है कि खेत में आपको मचाना पड़ता है, उसका मचाई करना पड़ता है, उसमें मडिंग कीचड़ बनाना ही पड़ता है, तब जाके आपकी रोपाई होती है, ट्रांसप्लांटिंग होती है। लेकिन आप डायरेक्ट सीडिंग में उसको बिना मडिंग बना के भी बो सकते हैं, सूखे में भी नमी बस रहे उसमें भी बो सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सीडिंग का देखें किसान भाइयों, तो अगर आप इसको सीड ड्रिल के माध्यम से करते हैं तब वह कुछ हद तक बेहतर होती है आपके इस ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। फिर भी आपको रोपाई विधि जितना उत्पादन तो उसमें भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, फिर उसमें क्या है, हम यह देखते हैं कि खर्चे वर्सेस उत्पादन। तो अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से भी अगर डायरेक्ट सीडिंग करवा रहे हैं, तो अगर आपको रोपाई विधि की अपेक्षा अगर 2-3 क्विंटल तक का उत्पादन में फ़र्क आ रहा है, तब तक तो ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो पर एकड़ में अगर मान लीजिए रोपाई विधि से अगर हम धान की खेती करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए हमें 15,000 पर एकड़ का कॉस्ट आ रहा है, तो अगर हम DSR मेथड लेते हैं डायरेक्ट सीडिंग का सीड ड्रिल के माध्यम से, तो मान लीजिए उसमें 10,000 पर एकड़ का आपका कॉस्ट आ रहा है। लेकिन आप रोपाई विधि में अधिकतम आप 25 से 30 क्विंटल तक एक अच्छा मैनेजमेंट करके धान के उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर आप DSR मेथड से अगर आपको उसमें 21-22 क्विंटल तक अगर पर एकड़ जा रहा है उत्पादन, तब तो वह ठीक है आपको, क्योंकि उसमें खर्चे इसकी अपेक्षा कम आएगी, 5,000 के खर्चे के फ़र्क हैं। लेकिन अगर 20 क्विंटल से नीचे अगर उसमें उत्पादन जा रहा है, तो फिर आपको वह भी प्रॉफिटेबल समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से किसान भाइयों, रोपाई विधि और डायरेक्ट सीडिंग में आप पहले अंतर समझिए, थोड़ी सी जगह में कुछ जगह में प्रयोग करिए। हाँ, अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड का आप देखें तो उसमें तो हमारा पूरा अनुभव है, आपको रोपाई विधि की अपेक्षा उसमें उतना ज़्यादा उत्पादन मिल ही नहीं सकता, उसके अपेक्षा बहुत कम ही उसमें उत्पादन मिलता है। तो चलिए किसान भाई, अब दूसरा इसमें हम पॉइंट देख लेते हैं अपना। हमने उसमें बिजाई का तो जो भी मेथड है, दोनों मेथड का कंपेयर कर लिया, समझ लिया। अब दूसरा हम देखते हैं किस्मों का चयन। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका उत्पादन के लिए, किस्मों का चयन। तो किसान भाइयों, धान में कई तरह की किस्में आती हैं, जिसमें आपकी हाइब्रिड में बहुत सारी किस्में आती हैं, उसके बाद संशोधित धान में किस्में आती हैं, आपकी देसी धान की बहुत सारी किस्में होती हैं, आपकी फिर प्रीमियम क्वालिटी के धान में, जो पतले धान में जिनका पतला चावल आता है, उनके भी बहुत सारे किस्में होती हैं। तो किसान भाइयों, आप अगर हम किस्मों का देखें तो सबसे ज़्यादा उच्च उत्पादन क्षमता आपकी हाइब्रिड किस्में ही देती हैं, यह ठीक है। लेकिन इसमें हमको अपने भूमि का जो चयन कर रहे हैं, जिसमें हम धान की खेती कर रहे हैं, तो उसके बिहेवियर को हमको पहले समझना है कि क्या वह भूमि हमारे हाइब्रिड किस्मों के लिए सही है। क्योंकि किसान भाइयों, हाइब्रिड किस्में तब ज़्यादा उत्पादन क्षमता देगी जब वह एक भारी भूमि होगी और उसमें उच्च पोषक तत्व की उपलब्धता होगी, और उसमें आपको खाद प्रबंधन ज़बरदस्त तरीके से करना पड़ेगा, तभी जाके वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देगी। तो आप पहले अपने उस भूमि का बिहेवियर समझें। अगर वह हल्की भूमि है तो उसमें फिर हाइब्रिड किस्मों पे आप ना जाएं, उसके लिए फिर आप कम अवधि वाली किस्में और जो संशोधित किस्में हैं उन पे जाएँ, तो वह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए आप किस्मों का चयन करने से पहले आप अपने उस भूमि के बिहेवियर को, और दूसरा पॉइंट यह भी है कि आप पानी की उपलब्धता को भी समझें। अगर आप लंबी अवधि का धान लेंगे तो उसमें भी आपको उत्पादन ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन उसमें आपका पानी भी ज़्यादा खपत होगा। अगर उस तरह की उपलब्धता नहीं है तो फिर बाद में आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किस्मों का चयन करते वक्त सबसे पहले आप अपने उस भूमि का बिहेवियर, उसका आप आकलन करें, उसका विश्लेषण करें, उसके बाद फिर आप
किस्मों का चयन करें, क्योंकि किस्मों में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हाँ, हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादन देती है पर एकड़, लेकिन जैसे आप अगर उसके मुकाबले अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में जाते हैं, जो पतले धान की खेती में जाते हैं, तो उनका मार्केट प्राइस इन किस्मों से बेहतर होता है। तो अगर आपको वहाँ आसपास अगर लग रहा है कि हमको इसको मार्केट प्राइस 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा अगर नॉर्मल किस्मों की अपेक्षा, तो फिर आप प्रीमियम क्वालिटी में भी जा सकते हैं। आपके पतले धान में भी क्या है, पतले धान का पर एकड़ उत्पादन आपके ये मोटे धान हो गए जिसमें संशोधित और हाइब्रिड किस्मों इनकी अपेक्षा कम मिलती है, लेकिन उसका फिर मार्केट प्राइस बेहतर मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको आकलन करना है, उसके बाद फिर किस्मों का एक बेहतर किस्मों का चयन करना है, तभी आपको आगे जाके धान की खेती में सफलता मिलेगी। अब इसके बाद हम किस्मों का चयन कर लिए, फिर तीसरा पॉइंट जो हमारा बनेगा किसान भाइयों, खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन अब जैसे आप धान की खेती कर रहे हैं जैसे किसान भाइयों, तो इसमें खाद प्रबंधन यह भी महत्वपूर्ण है। अब खाद प्रबंधन में देखें तो जैसे आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई रासायनिक खेती करते हैं, तो उसमें आपको जो आपके कार्बनिक खाद हैं जैसे गोबर के खाद हो गए, जिसमें वर्मी कंपोस्टिंग और इस तरह के जो खाद होते हैं YFM खाद बोलते हैं, इनका उपयोग आप अवश्य करें रासायनिक खाद से पहले। आप बुवाई के समय या ट्रांसप्लांटिंग के समय अगर इनका उपयोग करते हैं तो आपके खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जिससे धान का उत्पादन बेहतर होगा। फिर आप जो रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आप NPK जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों चीज़ का आप एक सही मात्रा में प्रयोग करें। फिर साथ में आप सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग भी करें, जिसमें आपके जिंक हो गए और सल्फर हो गए, आयरन हो गए, इस तरह का भी आप सही प्रयोग करें। और आप नाइट्रोजन का इसका सही शेड्यूल बना के प्रयोग करें किसान भाई, क्योंकि आपको धान की खेती में नाइट्रोजन की उपलब्धता बहुत आवश्यक होता है। उसमें पूरे समय नाइट्रोजन का आपका उपलब्धता बने रहना चाहिए, जिसमें आपको एक उसका शेड्यूल होता है कि बुवाई के समय और उसके बाद बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, फिर जब गबोट अवस्था में उस वक्त, इस तरह से एक पूरा शेड्यूल बना के अगर आप खाद का प्रबंधन कर रहे हैं तो भी फिर आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर एकड़ उत्पादन ले सकते। तो किसान भाइयों, हमने ये 3 पॉइंट देखे। अब एक चौथा पॉइंट और ये मेन पॉइंट है आपका अदर एक्टिविटी, हम इसको कहते हैं अदर एक्टिविटी। किसान भाइयों, ये 3 पॉइंट में इसमें तो ज़्यादातर किसान भाई उसको करते ही हैं और उसमें उनका कार्य होता है, लेकिन चौथा पॉइंट जो हम अदर एक्टिविटी बनाएं, तो यह मेन आपका क्या है, कुछ आप ऐसा एक्स्ट्रा करेंगे जिससे कि पिछले वर्ष से आपको बेहतर उत्पादन मिले आपके धान की खेती में। तो किसान भाइयों, अदर एक्टिविटी में आपको हम बताएं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां आप धान की खेती में कर सकते हैं। उन बातों का ध्यान रख के आप पर एकड़, जैसे उन हर गतिविधियों से पर एकड़ आप 2 से 3 क्विंटल उत्पादन अधिक सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी में बताएं किसान भाई, तो जैसे आपकी ट्रांसप्लांटिंग को लगभग 15 दिन के करीब हो गए, तो आप उसमें एक हल्का पाटा चला सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें आप जो भी अपना उस समय का शेड्यूल का खाद डाल सकते हैं। उससे क्या होता है किसान भाइयों की, जैसे आप हल्का पाटा वो मैनुअली आप इंसान के माध्यम से भी चला सकते हैं कि उसमें एक बल्ली रख के और पूरे खेत में आप उसको घुमाइए। तो उससे क्या होता है कि धान में एक झटका लगता है और फिर उसके बाद उसमें कल्लों की संख्या बढ़ती है। ये आपकी अदर एक्टिविटी में ये कर सकते हैं। और दूसरा, आप इन खादों के साथ जो भी आप खाद दे रहे हैं रासायनिक खादों के साथ, उसके साथ आप सरसों की खल या फिर नीम की खल, इस तरह खल का प्रयोग भी करके पर एकड़ आप मान लीजिए 10 से 15 kg अगर खल का भी प्रयोग करते हैं तो आपको उससे भी एक बेहतर उत्पादन मिलेगा। आगे चल के आपकी धान की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, अब एक काम और यह कर सकते हैं किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई जो जिनका इसमें ध्यान नहीं जाता है कि आप
जैसे आपके धान की ट्रांसप्लांटिंग को लगभग महीने 1.5 महीने हो गए, उसके बाद आप अंदर खेत में घुस के कुछ पौधों को निकाल के आप देखें, उखाड़ के उनके जड़ों का आकलन करें आप। अगर उसके जड़ों में अगर हल्का भी लालिमापन या फिर कालापन इस तरह का कुछ आ रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे में जड़ सड़न है। और ज़्यादातर हमारे देश की खेती में, किसान भाई धान की खेती में जड़ सड़न की एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन किसान भाई ऐसा कभी उनको आकलन करते नहीं, पौधों को उखाड़ के देखते नहीं। क्या होता है कि जब पौधा आपका 1.5 महीने करीब हो जाता है तो वह फिर जड़ और पत्तियों दोनों से भोजन बनाना चालू कर देता है। तो हमारा क्या फसलें हरी भरी तो दिखती हैं क्योंकि वह पत्तियों से भी अपना भोजन बना रही है, लेकिन जड़ों से पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। उसमें अगर जड़ें लाल हो गई तो फिर उस समझिए कि वह जड़ सड़न है, और उससे आपके पर एकड़ अगर मान लीजिए वह आपको 10 से 15 क्विंटल मान लीजिए उत्पादन कम दे रहा है। अगर आप एक अच्छा प्रबंधन करके अगर जहां 20 क्विंटल पे जा रहे हैं, अगर आपने सिर्फ जड़ सड़न को बचा लिया तो वह आपको 30 क्विंटल तक आराम से पहुंचा सकता है पर एकड़। किसान भाइयों, ये जड़ सड़न क्या होता है, जब पौधा पत्तियों और जड़ दोनों से भोजन बनाना चालू करेगा तो बेशक आपको ज़्यादा उत्पादन होगा और ज़्यादा स्वस्थ आपके फसलें होंगी। तो इस जड़ सड़न के जो मुख्य कारण होता है वह होता है फंगस, फफूंद जनित रोग। तो आप अपने खेतों में ऐसा प्रबंधन करें कि उसमें फफूंद के ज़्यादा प्रकोप ना हो। आप बहुत सारे उसके जैविक विधि भी हैं, जैसे आपके ट्राइकोडर्मा विल्डी या फिर इस तरह के बहुत से फंजीसाइड आते हैं, उनका प्रयोग करें आप। और बिजाई के समय आप बीज का अवश्य उपचारित करें आप फंजीसाइड से। इस तरह से आप कई सारी बातों का ध्यान रखें, उस जड़ सड़न को भी कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह 4 मेन ऐसे पॉइंट हैं जिसका ध्यान में रखते आप एक बेहतर शेड्यूल बना के एक अच्छी धान की खेती कर सकते हैं, और पर एकड़ आप धान का एक ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, और फिर उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।